ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 12। देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया है, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1 की तरह आप पढ़ सकते हो। ठीक, चलो देखो, तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने, बताओ। एक करंट कैरिंग वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। हम लोग ने ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ भी लिया था और इसका यूटिलाइजेशन भी सीख लिया था, अच्छे से सीखा था। इसमें क्या था, 3 अलग अलग वायर हमने बनाए थे, है ना, लूप ऑफ वायर बनाए थे और तीनों पर फोर्स कितना था, इक्वल लग रहा था। क्यों, कैसे कहा था मैंने, एल की वैल्यू दोनों में, तीनों में सेम आ रही थी। कैसे निकलता, इनिशियल और फाइन पॉइंट के बीच की जो आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वही वाली एल की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की जाएगी। तो जब ध्यान से देखा तो AED वाले लूप का भी शॉर्टेस्ट क्या था, AD, और AD का तो AD था ही, और तीसरा क्या है, ACD का भी AD था। तो हमने क्या किया, AD के लिए फोर्स निकाला था और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यही किया था ना। तो यही तरीका यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक, आज एक नया टॉपिक है, तो जिसने अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखो एक बार मैग्नेट बना हुआ है, ध्यान सुनना। ये टॉपिक आपका किस में लाई करता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में लाई करता है, जो एनसीईआरटी में नया चैप्टर आपका बना के दिया हुआ है। मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक ही चैप्टर बनाया है, जिसमें 2 चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो पढ़ते हैं। तो लिखिए पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन छोटी सी लिख लीजिए फटाफट। A magnetic dipole consists of a pair of magnetic pole, consists of a pair of magnetic, जिसको ये नहीं पता कि बार मैग्नेट क्या होता है, बहुत पहले ही सीख लिया था। बार मैग्नेट क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट जो कि अर्थ के ओर से निकाला हुआ आता है ना, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी आयरन से बनी हुई सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, है ना। उसमें 2 पोल पाए जाते हैं, एक होता है, इसको एक का नाम क्या रखा गया, नॉर्थ, एक का क्या रखा गया, साउथ। और ये होती है बेसिक प्रॉपर्टी कि नॉर्थ से हमेशा फील्ड लाइन इमिट होती है और साउथ पे एंड होती है, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, अपनी साइकिल को कंप्लीट करती हैं। जिसलिए कहा जाता है कि जो मैग्नेट होता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज्ड लूप में फ्लो होती हैं या फिर प्रोपेगेट करती है। ठीक, जरा एक इसका फील्ड डायग्राम बना देते हैं रेफरेंस के लिए, कि जिसको याद ना आ रहा हो कि ये क्या है, क्योंकि सडनली आपका टॉपिक अब चेंज हो गया है। हम लोग करंट पढ़ते 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 अब लोग सिर्फ मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ बोला मैंने नॉर्थ, यहाँ क्या बोला, देखो यहाँ से इमिट हो रही है और साउथ पे आके कंप्लीट कर रही है, और अंदर क्या हो रहा है मैग्नेट के, साउथ। ठीक है, मैंने 2 ही बनाए हैं, आप इसमें ढेर सारे बना सकते हो। क्या बेटा, या एंगल वेंगल कहाँ बना रहे हो, अगर तुम्हें फिर भी देखना है कि सेम पॉइंट पे आ गए तो एक सर्कल बनना, 360 बना दोगे। वो बेटा गेट बंद करो पीछे से। ठीक है, चलो, तो अब वापस से, तो यही मैग्नेट है, इसी का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मैग्नेट के पोल से जो लाइन जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। और जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो हमेशा मैग्नेट का जो एज होता है ना, उससे थोड़े अंदर पाए जाते हैं। कहाँ, जो आपका एज होता है, मतलब जो कोना है उससे थोड़ा सा अंदर। इसीलिए जो पोल के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l है, और मैग्नेट की लेंथ कितनी है, L0, और L0 और L दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको जो आपका जहां से फील्ड इमिट होती है उसको हम पॉजिटिव पोल कहते हैं, और एक इसको माइनस m। तो ये क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, और पोल कौन कौन से होंगे, नॉर्थ और साउथ। लिखिए, ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ separated by small, ठीक है, जिनके बीच में एक छोटी सी दूरी भी। ठीक है,
समझ में आ गया? अब ये मिडल पॉइंट पे ये न्यूट्रल पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, सबसे कम या फिर जीरो कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी प्रकार का मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, और ये कहां होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट पर पाया जाता है। ये पॉइंट कहां लाई करेगा, एक्सिस ऑफ द मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक एक्सिस के मिड पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये प्लस एम और स्मॉल एम क्या है, ये पोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या, तो ताकत, है ना। तो देखो जितनी इसकी है उसी के अपोजिट इसके, दोनों की वैल्यू अगर देखी जाए तो बराबर है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉर्थ और साउथ का नेचर अपोजिट है। अब शुरू करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार में। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं अपन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार। तो हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, लिखना शुरू करो। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट is defined as vector quantity, is defined as vector quantity क्या मैं मिटा दूं इस डायग्राम को? वेक्टर, अच्छा ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पढ़ा था। तो अभी इसके पहले जो बताया मैंने, क्या मैग्नेटिक डायपोल बताया, यानी कि उसमें क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को अगर एक स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या पढ़ा था, P पढ़ा था, है ना। वो क्या होता था, कोई भी इसमें से एक चार्ज ले लो, Q इनटू जो उसके पीछे दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होता था ना। अब यहाँ पर अपन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन इस बार पोल से रिप्लेस कर दिया चार्जेस को। किसको कर दिया, पोल से रिप्लेस कर दिया। एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, और इनके बीच में दूरी भी है। ठीक है, तो देखा जाए तो ध्यान से ये वही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर पीछे भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखिए फटाक से, तो यहाँ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज डिफाइंड एज वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, लिखिए ध्यान से, एक मिनट चेक कर लें दिख रहा है कि नहीं बच्चों को। ठीक है, having magnitude equal to the product of pole strength। पोल स्ट्रेंथ क्या है भाई, m, स्मॉल m, है ना, ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है, देखो ध्यान से, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए प्लस और माइनस नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, है ना। विद इफेक्टिव लेंथ स्मॉल, विद इफेक्टिव लेंथ, और वो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, सुनो ध्यान से, इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है जो पोल, दोनों पोल के बीच में जो दूरी है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच दूरी कितनी है, स्मॉल, ठीक है, ये हो गया इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एम से। इसके लिए क्या हो जाएगी, स्मॉल एम इंटू एल। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, लिख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा, लेट आए हम, रुकने वाले नहीं हैं। चलिए चलिए आगे बैठिए फटाफट और फिर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसकी एसआई यूनिट तो बता दो, तब तक हम लोग जाते हैं। एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी भाई? ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका यूज करके बनाओ कुछ। एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख लो, एम्पियर लिख लो। ठीक है, डन। अब रिप्लेस कर दो। अब मैंने कहा कि बार मैग्नेट तुमसे मैंने छीन लिया, मैंने कहा बार मैग्नेट तुमसे छीन लिया, और अब तुमसे कह रहे हैं लेकिन फिर भी तुम्हें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने एक तुम्हें आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट तुम्हें मैंने सिखाया था, कैसे बनाते थे अपन वो लोग, बताओ याद है? सोलेनॉइड का यूज करते थे, कहते थे कि सोलेनॉइड क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट को रिप्लेस कर देता है। बहुत अच्छे से सिखाया था, और बताया था कि एक साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ, एक साइड क्या बन जाएगा, साउथ। कैसे सिखाया था इसको अगर याद करोगे तो एक सर्कुलर वायर से बात शुरू हुई थी। सोलेनॉइड तो बहुत बाद की बात है ना, सबसे पहले क्या किया था, एक सर्कुलर वायर से बनाया था। एक सर्कुलर वायर के अंदर अपन क्या करते थे, करंट फ्लो कराते थे, है ना? हाँ ऐसे दिख रहा है इन लोगों को, ऐसे दिखिएगा, हाँ दिख रहा है ऐसे। ठीक है, एक सर्कुलर वायर के अंदर क्या करते थे, करंट फ्लो कराते थे। करंट फ्लो कराते थे, राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे, उससे हमें क्या मिलता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पाया गया कि रिंग के एक साइड फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और एक साइड उधर से निकल रही है। तो जिधर से इमिट हो रही थी, कहते हैं कि जिधर से निकलती है उसको कहते हैं नॉर्थ, क्योंकि यही प्रॉपर्टी होती है पोल की, नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है। इसका मतलब है रिंग के उस साइड में अगर अपन खड़े हो जाए जिधर से फील्ड निकल रही थी, तो वो बन जाएगा नॉर्थ, और जिधर से अंदर जाती है क्या बन जाएगा। इसका मतलब है कभी भी अगर हमें ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो दो सर्कुलर वायर ले लेते हैं, है ना, और एक तरफ क्या हो जाएगा, आपकी फील्ड एक से निकलेगी और दूसरे में चली जाएगी, तो बीच में क्या बन गया, ये इनसाइड वाला पार्ट, और एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, निकलती, और एक तरफ खड़े जाएंगे तो क्लियर है कि नहीं? तो दो लिंक से भी अपन चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अब बस ध्यान ये देना है कि दोनों रिंग में जो उसका रेडियस होगा वो सेम होना चाहिए, और करंट जो होगा वो भी सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल या फिर लूप। तो अब ये बात ऐसा कोई एक नोट्स के फॉर्म में अगर अपन बना लें, कुछ ऐसा ट्रिक बन जाए जिससे कि एक बार में पता चल जाए कि नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के ये डायग्राम बनाया इस तरीके से, देखो जहां पर आपको करंट अपीयर होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा फेस ऑफ द कॉइल क्या होता है, या फिर आपका लूप क्या होता है, नॉर्थ की तरफ एक्ट करता है। ध्यान से देखना, तुम्हें अभी मिल जाएगा। तो तुम एक सर्कल बनाओ, उसको एंटी क्लॉकवाइज उसमें करंट फ्लो करो, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। कैसे, डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब को प्लेस करते हैं, फिर रिंग आप ऐसे इस तरीके से अपने कर्ल को घुमाते हैं, आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये पाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। ठीक, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। और क्लॉकवाइज वाले में क्या पाओगे, ध्यान से देखो, हमेशा फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि क्या बन जाएगा, साउथ। तो लिख लीजिए करंट कैरिंग कॉइल कॉइल और लूप, लिखिए, acts as या behaves like magnetic dipole, behaves like या acts भी लिख सकते हो, गलत नहीं हो, behaves like magnetic dipole। और क्यों करता है इसका एक्सप्लेनेशन इसके पहले मैंने दे दिया। ठीक है, अब शॉर्ट में क्या लिखना है कि कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ है या साउथ है। लिखिए द फेस ऑफ कॉइल इन विच करंट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज
will be north, या फिर will act as north pole। ठीक है, इसको हटा के लिखी दो यार, will act as north again, and the phase which appears as clockwise will act as south पुल स्टॉप। ठीक है, फिगर बना लेना। ये लिखना फॉर्मूला लिखवा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल with n turns and geometrical area A and current I, and current कितना फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, will be कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू I इंटू, ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल विद n टर्न्स। तो किसी ने बोला कि अगर सर एक टर्न है, मतलब कि एक सिंगल लूप ऑफ वायर है, जैसे कि अभी बनाया था मैंने, फॉर n इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I। ठीक है, कितनी आ जाएगी, I। ठीक है, लिख डालो फटाफट। तो अब तुम्हारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और कॉइल दोनों के लिए फॉर्मूला आपके पास है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एक चीज क्लियर है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, m वेक्टर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे n एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये कोई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, I एक स्केलर वैल्यू होती, तो बचा कौन, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा जिधर से तुम फेस को देख रहे हो उस फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से एरिया वेक्टर निकाल कर डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, किसके, प्लेन ऑफ द कॉइल। तो प्लेन क्या है, ये रहा तुम्हारा प्लेन है ना, तो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड आएगा। इन केस ऑफ क्लॉकवाइज ये क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो लिख लो इसको, आगे लिखो, ये लिखा हुआ है, इसको बना दो बस। ठीक है, इसको अच्छे से बना लो। सर रुका है स्क्रीन, कहाँ रुका है बेटा, हाँ अरे रुक गया, अरे यार ये तो रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई, और 19 मिनट्स तक मैं पढ़ा रहा हूँ, बताइए जरा। तो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, कहाँ से हुई थी फ्रीज, यहाँ से हुई थी ना, यहाँ तक तो चल रहा था, सरफराज यहीं से रुका है ना बेटा। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो पढ़ा दी थी। चलिए ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से विजिट करा देते हैं।
आई थिंक ये वाला पार्ट रुक गया था, तो मैग्नेटिक मोमेंट में पढ़ा रहा था तो ये फ्रीज हो गया था, वायर हिल गया था। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल विद n टर्न्स का मतलब हुआ कि अगर समझ लो n टर्न्स का, हाँ अभी जस्ट अभी मैंने देखा, ठीक कर दिया मैंने। हाँ तो n टर्न्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक वायर है फिर इसको मैंने एक स्प्रिंग बना दिया, तो ये क्या है देखो यहाँ पे कितनी होना है 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ टाइम्स घुमाता रहूंगा तो क्या जाएगा n टर्न्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, अब बोला क्या, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया, ये बीच में जो सर्कल बन रहा है, अगर ये सर्कल बनता है बीच का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल एरिया ए। इसके अंदर करंट कितना फ्लो करा है मैंने कहा करंट कितना फ्लो करा रहा हूं मैं, I करा रहा हूं, तो I करंट फ्लो करा रहा हूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी m n into I into a। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m वेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर ही होता है जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा प्लेन ऑफ सर्कल, अगर ये सर्कल बनाया मैंने तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दो तरफ हो सकता है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इससे बन जाएगा तुझे एरिया वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बस हवा में हाँ कर रहे हो, क्या नहीं आ रहा। अब सुनो, स्क्रू रूल ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी तुम लोग पूछोगे नहीं, डाउट पूछना चाहिए तुम लोग को कि सर कैसे आपने बता दिया कि इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, तो ध्यान से देखो ये क्या है, टाइट हो रहा है, हाँ ये टाइट हो रहा है कि लूज हो रहा है, बताओ एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लूज होगा या टाइट होगा, है ना। तो जब अपन इधर करेंगे तो डॉट ही तो बनेगा, तुम्हारी तरफ आएगा ना एरिया वेक्टर, तुम्हारी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम्हें करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, इसको रोटेट करना है, यू विल गेट द मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, आप यहाँ पे एरिया वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, ठीक है। राइट हैंड थंब यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन थंब, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डॉट एंड क्रॉस का रूल बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, बस अगर आप कंसेप्ट की तरह पढ़ोगे। जिसको नहीं पढ़ने की इच्छा है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे रटना है, तो रटो। एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड और क्लॉकवाइज में इनवर्ड, सिंपल, इतना याद कर लो फिर, ठीक है। कसम खा लिए नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, है ना, रटिए फिर। नहीं नहीं मैं क्यों बोलूंगा भाई, आपको क्यों बोलूंगा बेटा, आप तो पढ़ते हो बहुत अच्छे से, वो भी सुबह शाम दोपहर पढ़ते हो, नींद में सपने में, है ना, पढ़ते तो हो कहीं ना कहीं। लिखिए भाई, मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा लिखवा दे रहे हैं, ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ऑफ करंट कैरिंग कॉइल बता दिया है, लेकिन जिन बच्चों को मतलब रटना है उनके लिए लिखवा रहा हूँ सिर्फ, बाकी लोगों को लगेगा सर ये बता चुके हो क्यों लिखवा रहे हो, तो लिख लो कोई बात नहीं, नाराज ना हो। करंट कैरिंग कॉइल इज एन एक्सियल वेक्टर, ये कैसा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब बेटा ये होता है जो लूप के सेंटर से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ध्यान से देखो, लूप का जो सेंटर है उससे ये बाहर या फिर अंदर दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ठीक, तो यहां पर m वेक्टर का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, तो m वेक्टर क्या हो जाएगा, n i a वेक्टर, जहां पर a वेक्टर क्या है, a वेक्टर क्या है भाई, एरिया वेक्टर, क्या होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर रहता है टू द प्लेन ऑफ, ठीक है। इतना काफी है, इससे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर या फिर जूल पर एससी, लिख लो भूल जाओगे। अब जिसको नहीं आया, स्क्रू रूल नहीं आया, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो यार, 20-30 बार पूछो कम से कम, क्या दिक्कत है ना। जब हमें बताने में दिक्कत नहीं है तो तुम्हें पूछने में क्यों है। जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए भाई देख ले भाई, तो वैसे भी बस काट रहा है दिन, है ना, पढ़ता तो है नहीं तू, पढ़ा घर थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये तेरा अंगूठा है ना तेरे पास राइट हैंड का, ये अंगूठा क्या करेगा पता है, ये बहुत काम का है, ये तुझे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट।
राइट हैंड कहाँ है तुम्हारा? हाँ ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब ये हमेशा जो कर्ल है, ये चार जो उंगलियां हैं इसको इससे कहते हैं कर्ल कहते हैं, ठीक है। अब इसको अपन प्लेस करेंगे कहाँ पर? सेंटर पे प्लेस करेंगे। कहाँ पर? सेंटर पे। अब प्लेस नहीं कर सकते इस पे, है ना, ये टच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, उंगलियां घुमाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऑटोमेटिकली थंब क्या करेगा, देखो बाहर तरफ आ रहा है ना, इसका मतलब आपको क्या मिल गया? डॉट मिलेगा ना। तीर तुम्हारी तरफ आएगा तो क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा। हाँ तो वही पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब क्रॉस में क्या हो जाएगा? क्रॉस में क्या होगा? अगेन फिर से आप तुम्हें क्या करना है? करंट के डायरेक्शन, है ना। तो करंट डायरेक्शन ये है बेटा, है ना। तो ये अंगूठा कहाँ चला गया? क्रॉस बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ नीचे भी वही बना हुआ डायग्राम। अगर ये डायग्राम किसी को दिख ना रहा हो उसके लिए मैं वापस से बताता हूँ। ये ऐसे एरो बना हुआ है और ये क्या है? एम वेक्टर, कैपिटल एम। यहाँ पर ये हाथ बना हुआ है लेकिन वो तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, थोड़ा ब्लरिश है, ठीक है, ब्लरिश हो गया है। चलो भाई शुरू करें आगे। बहुत आसान टॉपिक है ये, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन तुम लोग को अच्छे से पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या जो बी वेक्टर है, क्या जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर, दो स्टेटमेंट लिखूंगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। या फिर जो बी वेक्टर है वो पैरेलल है, कौन सा सही है इसमें? फर्स्ट वाला सही है ना? सही बात है, क्या शानदार बच्चे हैं लिटरली। तो अपन इसका जरा मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? फील्ड कैसे निकलेगी? उसमें भी तो एक ही रूल लगने वाला है, राइट हैंड थंब। अरे ये तो इसी तरफ आ रही है, अरे मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही आ रहा है। अरे ये क्या हो गया? ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना। देखो अभी भी, हाँ देख इसको। अरे बड़े भाई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहा है और यही आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी लेके आ रहा है, ये तो कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते। और राइट हैंड थंब मैंने जैसे ही मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि भैया दोनों में सेम नियम लग रहा है तो आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है ना। जब दोनों में सेम आंसर आएगा कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा? अच्छा बहुत जल्दी पकड़ लिया तुमने, है ना, वेरी गुड। तो सोच के मत जागिए, पढ़ते रहिए, ये है इसका आंसर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, लिख लो। चलो आ रहा समझ में है सबको? अब तो आना ही चाहिए भाई। अच्छा यार, अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि क्या कोई रिलेशन होता है मैग्नेटिक फोर्स और आपके कूलम्ब्स लॉ में, पता है क्या क्या होता है? बताओ। अरे बस हाँ ही बोलने थोड़ा ना आगे बढ़ेगी क्लास भाई। कब तक चलेगा ऐसे? इतने साल, इतने महीने हो गए। चलो देखते हैं कब ये लड़की जवाब देती है, ठीक है। दे पाओगी इस साल? कहती है हाँ मैंने पढ़ा था, अब तो मुझे आदत हो गई है। एक रिलेशन होता है, लिख लीजिए, ठीक है, जो कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप एक्स्ट्रा करके लिख लो क्योंकि मिलेगा नहीं किताबों में, ठीक है। मतलब किताबों में ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, साइड बुक्स में दिया हुआ, ठीक है। किसने दिया था? कुलम्ब साहब ने दिया था। क्या दिया था? कुलम्ब साहब, ठीक है। देखिए, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलते हैं? द, लिखो, अच्छा इसको पूरा एक हेडिंग बना के पढ़ा देते हैं, ठीक है। लिख लो लिख लो, काम आएगा कहीं, ये जो है टॉपिक तो कहीं काम ही आएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलो एक हेडिंग बताओ, इनवर्स स्क्वायर किसने दिया था? कुलम्ब साहब ने दिया था, वो लिख लेना, क्या ही करोगे, कुलम्ब्स लॉ लिख सकते हो, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स
कूलम्स लॉ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पता है इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते थे वहां पे अपन दो चार्ज के बीच में, तो उसी तरीके से चलेगा ये भी, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू, ध्यान से देखोगे ना, बस चार्ज को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? पोल्स से बेटा। एक हो जाएगा नॉर्थ, एक हो जाएगा साउथ। और जब कूलम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या पढ़ा था? Q1 Q2 पढ़ा था ना, दो चार्ज होते थे, है ना। तो दो चार्ज सेम नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने बोला दो आइसोलेटेड पोल है, मैंने ये नहीं बोला कि नॉर्थ साउथ ही होना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ साउथ भी हो सकता है। बस वो अंतर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वैरी करता है, कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में, उसी प्रकार से नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होता है, और साउथ साउथ में भी रिपल्शन होता है। अब सबकी पोल स्ट्रेंथ अगर मैग्नीट्यूड वाइज बराबर रहेगी और नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे चार्ज में Q1 Q2 बराबर रहे ना रहे कोई मतलब है नहीं। फॉर्मूला क्या था? F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसी प्रकार से कूलम्स लॉ यहाँ जब लगेगा तो बन जाएगा F M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। क्या है भाई? M1 और M2 मान लेते हैं, तो M1 इंटू M2, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? उनके बीच की जो पोल्स के बीच की जो दूरी होती है, दैट इज हमने मान लिया R। तो फॉर्मूला क्या बना? F M is directly proportional to M1 M2 upon R स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको कूलम्स लॉ भी कहते हैं। तो लिख लो बेचारे की इतनी मेहनत से उन्होंने बताया है ना, और उनका नाम भी ना लिखो तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखिए टू आइसोलेटेड पोल्स M1 एंड, ठीक है, lying at a distance small r, lying at a distance small, ठीक है, then according to Coulomb's लिख सकते हो, according to Coulomb's law Fm is directly proportional to M1 M2 and Fm is inversely proportional to 1 upon R square, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी हटाओगे तो क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बहुत काम का है गुरु, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K नहीं है, यहाँ पर जो K है इन SI, इसकी दो वैल्यूज होती हैं। इन SI इट इज इक्वल टू V0 अपॉन 4 बाई, बट इन CGS इट इज इक्वल टू, देखो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने आगे बढ़ जाएं। मैं चेक कर रहा हूँ कि भैया रुक तो नहीं गया, या एक बार बाहर हिट गया तो अब फोबिया हो गया दिमाग में। चेक करते रहो, नहीं तो दोबारा फिर पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा चलो एक और चीज बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है ना। जो तेरा ये L कहाँ गया, ये जो तेरा L और L0 के बीच में कोई रिलेशन जानना है तो यहाँ पर देखो, जो L होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.91 टाइम्स ऑफ, ठीक है, लिख लो। सब न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं तुम लोग को, अप्रोक्सीमेट है, यहाँ लिख लेना अप्रोक्स, ठीक है। और कुछ सीखना एक्स्ट्रा? तो पता है गॉस लॉ ने क्या बताया था, बताओ जरा। गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है? सर
क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ना। गॉस साहब कोई बात नहीं, सब होता रहता है, ये सब जो है आप लोगों की आत्मा तड़पवा रहे हैं, ये सब है ना। कहते इतनी मेहनत से पढ़ाया था हमने, कुछ फ्लक्स बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है Q अपॉन। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर गॉस लॉ के हिसाब से देखें तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। या किसी भी आप क्लोज्ड की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं ना, वैसा ही कुछ होता था, है ना। अब सब भूल गए तुम लोग। अब जब नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक खत्म होने वाला है और आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता है, तो थोड़ी बुरी बात है। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। अब मैंने कहा कि जब इसको लगाया मैंने मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट के ऊपर या फिर मैग्नेटिक फील्ड के लगाया, तो मैंने ये पाया इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने B डॉट ds किया तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलते हुए दिख ही नहीं रही है। रीजन क्या है, मैग्नेट से एक तरफ निकल रही है, एक तरफ से बंद हो जा रही है, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ओपन लूप होती है, एक तरफ चल रहे हैं तो एक तरफ जाते जाएंगे, है ना। पॉजिटिव से चलेंगे नेगेटिव पे जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव पे आने का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ हो क्या रहा था, जब मेरे सरफेस को मैंने क्लोज किया तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से निकल रही है, एक तरफ से वापस आ जा रही है। तो जितना फ्लक्स मैं सामने वाले सरफेस के लिए कह रहा हूँ कि इतना आया पॉजिटिव, तो दूसरे वाले में कह रहा हूँ उतना आ रहा है नेगेटिव। टोटल हमेशा क्या आ रहा है, पढ़ा करो, ठीक है। ऐसे पढ़ोगी तो भूल जाओ सिलेक्शन। ऐसे कैसे चलेगा भाई, जितने इंपॉर्टेंट लॉज हैं अभी तक आप लोगों को याद नहीं है, टिप्स भी होना चाहिए भाई आप लोगों के। ऐसे चलेगा क्या? कितना टाइम होगा, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पेपर है, कब पढ़ोगे? अब नहीं तो कब? क्यों करूं? अब नहीं तो कब बताइए? खत्म, फिर तो खत्म हो गई। मैंने उसमें बताया एक्साइटमेंट इज द वेस्टेज। अभी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अभी तो ये पढ़ रहा हूं। लिखो 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 लिखो, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो फटाफट, क्योंकि हो गया तुम लोग का दिमाग इतना ही है। मैग्नेटिक पोल्स क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टार बना के लिखिए, मैग्नेटिक, बस बेटा, पोल्स ऑलवेज exist in pair, exist in pair, that is monopoles does not exist in magnetism, that is monopoles does not exist in magnetism, ठीक है। आगे लिखिए, सो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, सो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्लेस कर देंगे? अरे E डॉट ds होता था फ्लक्स, है ना, तो उसकी जगह आ जाएगा B डॉट ds आ जाएगा। इन मैग्नेटिज्म is given by B डॉट ds की जगह क्या आ जाएगा, माफ करना, B डॉट ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग जो है 200 रन भी नहीं बना पाए, कल 233 से जीते थे, आज 200 भी नहीं बना, 197 पे आउट हो गए। चलो इसी बैड न्यूज़ के साथ हम लोग पढ़ते हैं। 5 विकेट पा गया तो अरे आज का चलो 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 चलो, बस इतना ही। अगर तुम्हें गॉस लॉ याद होता तो जो है गॉस साहब को मतलब कम से कम कुछ सांत्वना मिलता, श्रद्धांजलि के फॉर्म में तुम्हारा। अब उनकी मम्मी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मम्मी ने ही रखा होगा या पापा ने रखा होगा, और दोनों से मिलने के लिए टिकट कटवाना पड़ेगा खुद का। इतने हम तुमको जो है सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हाँ, पराठे से मिलाएंगे, सबसे मिलने के आएंगे, ढूंढेंगे सबसे पहले, कहेंगे अगर वो ना होते तो पूरी फिजिक्स ही ना होती,
है ना? तुमको पता है E is equal to mc स्क्वायर अगर चेंज जाएगा तो पूरी फिजिक्स को दोबारा लिखना पड़ेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप। क्या लिखा हुआ? A B C D E F A। लूप का नाम बड़े अच्छे से पढ़ना क्योंकि उसी ऑर्डर में तुम्हें लूप को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है? A B C D E F A। तो वो यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो करंट है ऑब्वियसली, तो करंट फ्लो करेगा तो एक एंड से वापस से उसी एंड पे आएगा। ईच साइड ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो यहाँ पर बता दिया ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, फिर ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा भाई। ठीक है, समझ गए? ठीक, आगे देखिए, करंट इन द लूप इज, सॉल्व करो। तो इसको दो हिस्से में बांट लो, क्योंकि तुम लोग इससे पहले टाइम वेस्ट करो अपना। मैं तुम्हें पहले बता दूं, दो हिस्से में बांट लो इसको। ये नीचे कर लो, ये इधर कर लो। इससे फायदा क्या होगा? तुम्हें एक लूप ऊपर मिल जाएगा और एक लूप नीचे। दोनों का आसानी से आप क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक मोमेंट। और रिजल्टेंट निकालना है हमें, तो रिजल्टेंट क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से करिए। नहीं, अभी जो है बारिश हो रही है। अभी अपना एक खिलाड़ी जिंदा है, अक्षर पटेल नामक, है ना, और 3 ओवर अभी है और बारिश हो रही है। तो वैसे भी हम लोग हार ही रहे थे, तो हम तो कह रहे हैं बारिश ही हो जाए, 1 पॉइंट तो मिलेगा। ठीक है, हमने भी वही बोला बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, यूपी सीबीएसई कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस होता है। ठीक है, हमने क्या बोला बेटा? 2 अलग अलग लूप कर लो, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो बस। तो 2 लूप करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इस लूप के हिसाब से यहाँ पर A B C F। तुमने C मैंने बोला ना? C नहीं बोला था, सत्यम ने बोला था। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आसान है ना। और आपको पता है जब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो 1, तो फॉर्मूला क्या आता है? m = क्या हो जाएगा? IA। कितना आसान है। एरिया क्रॉस सेक्शन तो अपन निकाल लेंगे, है ना? एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे ना, जल्दी से निकालिए। तो एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना कितना आसान है, देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बनाना, क्योंकि ईच साइड इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इट मींस देखो ध्यान से, किसी को अगर नहीं आ रहा, AF पैरेलल है BE के, ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको ऑलरेडी पता है BC 10 सेंटीमीटर था, AB भी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका अपन क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो अपने को राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। ठीक है, तो अब ये क्या है भाई? ये किधर जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है ना, तो ये अंदर जा रहा है ना? ये क्या हो जाएगा? इनवर्ड। इस स्क्रीन के अंदर तो मैं यहाँ क्या बना दूंगा? एक बना दूंगा क्रॉस। ठीक, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, इसको लूप 1 बोलूंगा, इसको लूप 2, ताकि लिखने में आसानी हो। तो ये लूप 2 का आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसका निकाल लें, इसका क्या हो जाएगा? इसका भी नीचे की तरफ आएगा। देखो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका डाउनलोड बना लेते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं 3D बनाऊंगा तो इसको तो नीचे से दिखा सकते हैं L1 के लिए। ध्यान से देखो, तो एक आपका 2 पेन दे बेटा, 1 पेन दे। ठीक है, एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, एक मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, ऐसे ही तो बन रहा है। तो इसको चाहे तो अपन 3D बना सकते हैं ऐसे सामने की तरफ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? जो अगर तुम्हारा ये मैग्नेटिक मोमेंट 1 हो गया, इसको मैग्नेटिक मोमेंट 2 बोल देते हैं। ठीक, अंदर नहीं बना सकते तो साइड में ऐसे तो बना ही सकते हैं ना, है ना? तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को 2 वेक्टर के बीच में जब A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड करना हो और उनके बीच में कितना एंगल हो, तो कितना आसान फॉर्मूला है? R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? √A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा कितना है?
cos 90 क्या होता है 0, Zero. बचेगा क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस, यही तो होगा m नेट। ये किसका निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अच्छा ध्यान से जब देखा मैंने तो जो करंट इसमें फ्लो होता वही करंट इसमें फ्लो होता, जो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका था वही इसका था, तो इसका मतलब है m1 और m2 दोनों बराबर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, किसी को इसमें भी दिक्कत है? जो करंट बेटा इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट इससे भी फ्लो कर रहा है, जो एरिया इसका है वही एरिया उसका है, तो m इज इक्वल टू IA वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इधर उधर दोनों सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ क्या करूंगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, को क्या मान लिया दोनों की वैल्यू हमने मान ली m के बराबर, ठीक। तो क्या जाएगा बेटा अंडर रूट 2m स्क्वायर या फिर रूट 2m इधर कर लें और बाहर कर लें m, ये इसका आंसर। तो अपन आखिरी में वैल्यू पुट करेंगे, तो m नेट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू m कितना I कितना दिया हुआ है 2 और एरिया कितना आया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन SI यूनिट सॉल्व करना है तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, 10 सेंटीमीटर को अगर अपन मीटर में करेंगे कितना आएगा 1 मीटर बराबर 100 है। ठीक है, तुम सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ा, 100 सेंटीमीटर क्यों कर दोगे तुम, स्क्वायर है बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कितना गधापन करोगे तुम लोग यार, ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या आएगा आंसर 0.01 मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, तो कितना आ जाएगा ये 0.0 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.01 कितना आएगा 0.02 बेटा, ठीक है। तो ये जाएगा 0.02 इंटू 2, रूट 2 की वैल्यू जाओ तो पुट कर लो, कितनी होती है 1.414, पुट करके फाइनल आंसर निकालो, इसका आंसर बता देना कितना आएगा, लिखो, किसी को ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। यूनिट क्या होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, अभी पीछे लिखवा के आ रहा हूँ, जूल पर टेस्ला, हाँ टेस्ला नहीं हो सकती, जूल पर टेस्ला होगी भाई, ठीक है। ओके समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ? ऑनलाइन बच्चों कौन भाग गया, कोई भाग गया पढ़ते पढ़ते थक गया होगा, ज्यादा हो गया। अच्छा ऑनलाइन में यही मजे हैं, लेकिन फिर वैसे ही सजे भी हैं, नहीं नहीं ये मजा तो है, सजा भी तो है, कब सजा मिलती है? हाँ 3 महीने बाद देखो ही पकड़ ली, टिके रहना भी बहुत जरूरी है। फिर से बता दें, क्या बताएं बताओ, जो कहो वो बता दें, शुरू से बता दें। नहीं अब ये तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि अब अगली क्लास में पीछे का याद करके आना, नहीं तो नहीं बताएंगे, यही कंडीशन है, क्योंकि इम्पॉसिबल सा होता जाएगा आगे चलते हुए, क्योंकि तुमने कुछ पढ़ाई तो करी नहीं है, वो तो तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है, अब तुम कह रहे हो, तुम्हारा सम्मान करने के लिए हम बता दे रहे ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, हम बता रहे हैं और पीछे से बताने कह रहे हो तुम, हाँ हमें सब पता है बेटा। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात ही कर ही नहीं रहा, इसको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता, ये आए ही नहीं थे क्लास में ही नहीं थे। अच्छा तुम लोग लेट पे आए थे ना? हाँ ये भी लेट आए थे, हाँ अरे हाँ शिवांश भी। क्या करोगे पढ़ के, चलो ये करो क्वेश्चन, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ रहे हैं, ये बाहर घूम रहे हैं क्लास की, तब थोड़ा ना बताएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। जब आया अगर क्लास में आप उपलब्ध रहेंगे और फिर अगर कोई समझ ना आए तो भी जिम्मेदारी बनती है, जब तुम हो ही नहीं तो मैं दीवार को पढ़ा रहा था, अब दीवार से पूछना पड़ेगा तुमको क्या पढ़ाया था, फिर भी तुम्हें थोड़ा सा बता देते हैं। अगर किसी भी लूप का यानी कि कोई भी क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है, ठीक है, उसका अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है इनटू जितने भी टर्न हैं, इसमें कितने टर्न हैं, सिंगल टर्न, 10 किलो कितनी होगी 1, इनटू एरिया, एरिया किस निकालते हैं, यही होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो स्क्वायर का कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 0.01, क्योंकि ऐसे किया जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में करो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जाएगा 10 की पावर -4,
ये थोड़ा लोचा हो जाएगा यार, अब तो 8वीं पढ़नी पड़ेगी हम लोग को। अरे यार रुको यार, तुम्हें पता है, इसको समझाओ ना गधे को। अरे गधे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना करना पड़ेगा? 10⁻⁻² मीटर। 10⁻⁻² मीटर। और 10 किसी चीज को 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? स्क्वायर ही तो आएगा। तुमने कुछ और पढ़ा था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी मजाक में पढ़ते रहो बस, समझे? समझ गए थे, सब समझ जाओगे। ठीक, अब बस वैल्यू पुटिंग करी हम लोग ने। अब ये कैसे किया ये मत पूछना, क्योंकि ये तो बहुत पहले बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास हुआ करती थी, है ना, उसमें तो पढ़ा था। इतनी में बता चुके हैं कि अब तो क्या, अब तब भी नहीं सुधर रहे हो तुम लोग, तब भी नहीं सुधर रहे हो कि इतनी बार ये आ चुका है कि अब इस कंसेप्ट को याद कर लें, बहुत जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द वायर लूप PQRS P, देखो P शुरू करेंगे, इससे बनता है, ये क्लोज लूप है, ठीक है। तो कहां शुरू कर रहे हैं? PQRS P, ठीक है। दो अलग अलग हैं केसेस, A और B। ध्यान से देखिएगा। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है। कैरीज अ करंट I एज शोन इन फिगर। करंट लेकिन दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर O एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इन केस A एंड B। इंडक्शन का मतलब कह रहे हैं B की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो पहला वाला सवाल तो बहुत आसान है, क्योंकि पहले भी इसको कर चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट जब पढ़ रहे थे करंट में, तो सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बनाया था, सेमी सर्किल के लिए पढ़ाया था मैंने। तो वहां से ये निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो निकल जाएगी। जो प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, वो करूंगा मैग्नेटिक मोमेंट वाली, ठीक है। फील्ड बताओ पहले, संस्कृति बताएगी, करिए हमसे पूछते ही नहीं, बताओ जल्दी बताओ। इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे तब तो कुछ कर पाओगे। 3 टुकड़े होंगे ना, कि 4 होंगे? 4 कर लो। 4 कौन कौन से होंगे बेटा? हो जाएंगे। ओ पे निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन, एक एक करके सिखा देते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, या लाइन कह दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, ठीक है। इस पर 2 टुकड़े लाई करते हैं, एक यहाँ और एक, ठीक है, सही है। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में और सेम फ्लो भी कर रहा है। इसका नाम है PQ और इसका नाम क्या है? अगर किसी ने कुछ भी पढ़ा होगा मेरी क्लास में तो उसको अच्छे से पता होगा, किसी भी वायर से अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन उस वायर पर नहीं होती है, उस वायर वाली लाइन पर नहीं पाई जाती है, उससे दूर पाई जाती है। और वो दूरी भी 90 डिग्री के कोण पे होनी चाहिए। जैसे एक ये वायर है तो इससे 90 डिग्री चलेंगे तो ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, चारों दिशा में जाएंगे तो सर्कल बन जाएगा, लेकिन इस वायर पर तो नहीं होगी। तो ध्यान से जब देखा मैंने तो वो तो भाई इसी लाइन पर लाई कर रहा है जिसपे वायर रखे हुए हैं, तो PQ और RS के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर पाई नहीं जाएगी। तो पाई किससे हट जाएगी? सेमी सर्कल करंट, सेमी सर्कल करंट। तो यहाँ पर इसको मिटा के मैं 2 सेमी सर्कल बनाऊंगा, जिसमें से करंट कितना फ्लो करवा दूंगा? धीमे से मैं I, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। एक सेमी सर्कुलर वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और एक सेमी सर्कुलर वायर कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, इसमें करंट इधर जा रहा है और इसमें करंट, इसका मतलब है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत आसान है। कैसे? कैसे? जब इस पे राइट हैंड रूल लगाएंगे तो आउटवर्ड, तो एक फील्ड ऊपर आई जो कि बाहर की तरफ थी, ठीक है, उसको मैंने नाम दिया, पीछे वाले में क्रॉस नहीं आएगा आंसर या तो
तुम डायरेक्शन निकाल लेना यार, काहे लिए जान दे रहे हो। पहली बात तो वो डायरेक्शन तुम निकाल नहीं पाओगे। रीजन क्या है कि दो वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट पता नहीं है, ठीक है। और निकालना भी है ना तो बहुत अगर शौक आ भी रहा है तो tan इनवर्स y अपॉन x वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट y अपॉन x करोगे भी, चलो तुमने पूछ लिया तो पहले डिफाइन तो करो कौन सा y कौन सा x। तो ऑब्वियसली ये तो z प्लेन है तो y यही वाला हो गया, तो x इसको मानेंगे z वाले को मानेंगे, तो ये m1 अपॉन m2 हो जाएगा। कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसका, सवाल दमदार था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैंने वेक्टर नहीं बताया, इसने पूछा इसलिए बता दिया। वैसे ये बहुत आसान था, वेक्टर से कर सकते हो, मतलब ज्ञान सबके पास है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता। अरे वेक्टर सीखा था ना, दो वेक्टर होते हैं उनको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना बनता है, अल्फा बोलते थे वहां पर। tan अल्फा इज इक्वल टू, मैंने सिखाया था क्या बताया था भाई, y अपॉन x। और y मतलब मैंने बताया y एक्सिस के अराउंड जो वेक्टर होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, और x नहीं है तो z आ गया तो z वाला ले लेंगे, ठीक है, वो x में रिप्लेस कर देगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो सेंटर वो है, ठीक है। तो इस पे मैग्नेटिक इंडक्शन चेक करते हैं, तो एक चीज क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर एक आएगा आउटवर्ड, जो कि क्या होगा, जिसको नाम दिया मैंने B1, ठीक है। B1 फील्ड क्या है, डॉट बना दिया मैंने, ठीक। इसी पॉइंट O पर जब मैंने देखा बड़े वाले सेमी सर्कल के कारण, तो मैंने ये पाया कि ये अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी कि इनवर्ट, जिसको बोल दिया हमने B2। तो रिजल्टेंट क्लियरली है कि जो डोमिनेट करेगा उसकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि B1 माइनस B2 कर सकते हैं या फिर B2 माइनस B1 कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जिसका रेडियस। अब ये सिंपल है, अब सर्कल का जिसको याद होगा उसको सेमी सर्कल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसको कुछ याद नहीं होगा वो तो छापो, ठीक है। वो क्या करेगा, वो तो है ना, क्या जाएगा B1 वेक्टर प्लस, अब ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने क्या सिखाया था, दोनों के डायरेक्शन जैसे ही बीच में आएगी वैसे ही ऑटोमेटिकली ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो B1 के आगे क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर, अगर मैं इसको डॉट और क्रॉस को मिलेंगे, B1 डॉट एंड प्लस B2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डॉट क्रॉस से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो जरा निकालो कितना आएगा, B1 और B2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो रेडियाई भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, R1 ये है, R2 ये है, ठीक है। अब क्लियरली एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमेशा भाई क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है सेमी सर्कल क्या आती है, डिनोमिनेटर में आती है। डिनोमिनेटर में आएगी तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगी, तो बड़े वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी, ठीक है, बिकॉज R2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। यहां लिख देता हूं, सिंस R2 is greater than R1, so B2 is less than B1। तो रिजल्टेंट का आंसर किधर आएगा, डॉट, डॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, लिखिए भाई B1 माइनस B2, और बगल में लिख दे डॉट। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, डायरेक्शन को मैं हमेशा डिफाइन करता जा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। लिखो भाई, तुम लोग को याद बात कुछ रहता नहीं। यहाँ क्या जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन, अब फिर जो जिसको अभी भी दिक्कत है, रटा हुआ जिसने, कहेगा सर यहाँ से ये काट दो, मैं कहूँगा ठीक ही कह रहे हो, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन, बच्चे तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, तुम्हें पता है ये बात, तुमको पता है कि नहीं पता है, कि बस हमें को पता है, शर्म नहीं आ रही। देखो उनके पिताजी बुला किसी ने बताएंगे तो उनसे पूछेंगे भाई शर्म आ रही है कि नहीं आ रही इनको, ठीक है। जिस तरीके से आप हमसे बोल लेते हो वैसे बोल नहीं पाओगे। हाँ हाँ हाँ, बस छोड़ रहे, ठीक है। जो लिखा है एकदम परफेक्ट है, ये सेंटर वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सर्कल के लिए, सेमी के लिए क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, और मैंने यहाँ डेरिवेशन के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले न्यूमरेटर में, यहाँ नीचे आर स्क्वायर होता है, तो ऊपर से आएगा सर्कमफरेंस आएगा, जो सर्कमफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, पाई आर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और एक आर नीचे कट जाएगा, आर स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, कुछ तो पढ़ लो।
बायोट सेवेटी पढ़ लेना आज जाके कुछ, तो वहीं शुरू कर लेना तो शायद कुछ तुम्हें आ जाए। तो यहाँ 4 पाई होता है तो पाई न्यूमरेटर से कट जाएगा, बचेगा क्या 4r। इसको सिर्फ हंसी आती। तुझे कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? हम सब फोकस होके पढ़ रहे हैं, तेरे को हंसी आई, तू गाना सुन रहा है। ये गाना बजने लगा ना, ये गाना सुनने लगे। बेटा देखो, जिनको पढ़ना होता है ना वो इतने आवाज में पढ़ लेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है उनको शांति में समझ नहीं आएगा। वो आंसर है, लिख लो उसको फटाफट। ये मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने निकाल दिया। अब निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला एक ही है, m वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू आई इंटू फटाफट देखिए। अब थोड़ी नॉइज में ही पढ़िए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नॉइज कंट्रोल नहीं कर सकते हम। चलो देखो भाई क्या होगा, एक ही फॉर्मूला पढ़ा था सर, m इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने, n इंटू आई इंटू a। आई तो क्लियर है, सेम है, और n की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे। अगर कुछ नहीं आता है बच्चे तो 2 बार ऐड कर लो, 2 अलग ले लेते हैं। मैंने कहा कि ये अलग लूप है, ये अलग अलग लूप है। अब कॉमन पॉइंट पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, कुछ मत करो, दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा इन दोनों के कारण, वो ऊपर जो आएगा वो अपोजिट आएगा, तो अपन अपोजिट वेक्टर सम कर लेंगे, है ना। और अगर सेम आएगा तो सेम वेक्टर सम कर लेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, n की वैल्यू चक्कर नहीं पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, m1 m2 के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से करिए, कितना आएगा, n की वैल्यू आप 1 ले लो, चलो ठीक। i की वैल्यू कितनी दी हुई थी, कितनी दी i की वैल्यू, i नहीं दिया होगा, i के फॉर्म में लेना है, तो चलो i के फॉर्म में लिख लो, क्या करना है। हाँ तो a के फॉर्म, एरिया निकालो, एरिया में 2 आ जाएंगे, ठीक है। एक आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2, एक आ जाएगा पाई r1, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, पाई r2 स्क्वायर, किसकी वैल्यू ज्यादा है, फिर प्लस या माइनस, अब वो तुम डिसाइड करो, हमने छोड़ दिया तुमको। अब तुम डिसाइड करो प्लस होगा माइनस होगा। एरिया है, एरिया मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन में वेक्टर लेंगे, बाद में जाके हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा ये, इसका क्या आएगा, r2 का क्या आएगा बेटा, एरिया वेक्टर। अभी पीछे लिखवाया हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है मैग्नेटिक मोमेंट के, और मैग्नेटिक मोमेंट तो एरिया वेक्टर से ही जन्मा था, तो उसी में एक और चीज ऐड ही कर लो भाई तुम लोग, है ना। कहाँ गया वो फॉर्मूला, यही लिख लो, पैरेलल टू ए वेक्टर। और बताओ, अब तो बता लोगे, कभी नहीं बता पाओगे। तो हमारा r2 के लिए क्या आ रहा था, क्रॉस, तो क्रॉस लिखेंगे अपन इसको आगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, डॉट, ठीक। और सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन जैसे हटेगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, i अपॉन 2 कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, r2 स्क्वायर माइनस जिसकी वैल्यू ज्यादा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा, क्रॉस में। मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट कहाँ चलेगा, डॉट में। तो पहला ऐसा केस आ गया जहां पर एंटी पैरेलल हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड का जब खेल चलने लगेगा तब वही जीतेगा जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये कहाँ आ गया, क्रॉस में आ गया। ध्यान से देखा, सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड डॉट में और मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस में, ठीक है। नेक्स्ट केस फटाफट देखिए। नेक्स्ट केस में क्या है, नोट कर लो बेटा, ये इसका आंसर है, ठीक। इसका वाला केस समझा दे रहे हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये आप कर भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इस बार देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन दोनों लूप में सेम है। अब ये वायर स्टेट वायर को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि इसी लाइन पर O पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, यहाँ लगा रहे हैं, तुम्हारे सामने लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। तो O पर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले सेमी सर्कल से, और ऊपर वाले के लिए ये भी, ये दोनों अंदर जा रहे हैं ना, V1 V2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पिछली वाले में इस वाले में अंतर क्या आएगा, यहाँ पर अगर V1 माइनस V2 आया था तो इस बार क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो मतलब पूरे फॉर्मूले में यहाँ पर सिर्फ प्लस कर दो, बाकी सब कुछ सेम। अरे हम तो भूल ही गए थे, बस छोड़ दिया बस, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, यहाँ ऐड कर देना, मैग्नेटिक इंडक्शन मिल जाएगा। फिर मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालोगे तो सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आसान हो गया, वही जैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वैसे मैग्नेटिक मोमेंट भी जाएगा।
तो अगेन अब इस बार भी क्या होगा, यही सेम फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पर क्या जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।